हम लोग पढ़ रहे हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और उसमें हमने काफ़ी कुछ कल इंट्रोडक्शन को पढ़ के समझ लिया कि क्या कंसेप्ट है, किस बारे में है ये चैप्टर। फिर अपन लोग आए थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के ऊपर, जो बोलता है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो उसमें अपन ने ए पहला क्लॉज ए पढ़ा था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, जो बोलता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट आप करते हो किसी को, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट करते हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा, ऑब्वियसली आजकल के जमाने में 100 से ज्यादा की है, तो उसके डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना, उस गिफ्ट डीड या गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और नहीं करते हैं तो फिर वो गिफ्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये तो पढ़ लिया था। फिर एक केस था कल्याण सुंदरम वर्सेस कुमारप्पा का, जिसमें कोर्ट ने 2-3 बातें बोली थी। एक तो ये बोली थी कि भाई एक बार गिफ्ट एक्सेप्ट हो गई है डोनी के द्वारा और रजिस्टर हो गया है, तो अब आप गिफ्ट रिवोक करोगे तो उससे रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब गिफ्ट भी कंप्लीट हो गई, अब डोनी की हो गई वो प्रॉपर्टी, अब आप गिफ्ट रिवोक नहीं कर सकते। दूसरा, एक चीज ये भी कही थी कि अगर गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होने के पहले डोनर मर जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जाके डोनी के साथ मिलकर जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में गिफ्ट को रजिस्टर करा सकता है। तीसरी चीज ये थी कि एक बार जब कोई भी डॉक्यूमेंट गिफ्ट का रजिस्टर हो जाता है तो रजिस्टर होने के बाद उसकी डेट ऑफ इफेक्टिवनेस या ऑपरेट कब से करेगा। बोले डेट ऑफ इफेक्टिवनेस या ऑपरेशन तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, माना कि वो कंपलसरी फॉर्मेलिटी है, मैंडेटरी है कराना। 17 सबसेक्शन 1 के लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है उसमें कंपलसरी है, माना मैंडेटरी है, फिर भी है तो एक फॉर्मेलिटी ना। असल में डॉक्यूमेंट बना किस तारीख से था, तो डॉक्यूमेंट की डेट तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ही मानी जाएगी। ये रिवीजन हो गया कल जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था उस पूरे टॉपिक। अगला सेकंड पॉइंट, अदर नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, बहुत ध्यान से सुनना है ये जो शब्द बोल रहा हूं मैं। अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश whether in present or in future any right in the immovable property of the value of ₹100 or above या 100 and more। बड़ा आसान है ये, सिर्फ लैंग्वेज लॉ की है, पर लॉ की लैंग्वेज को पढ़ना कैसे, इस पे ही तो मेहनत कर रहे अपन, वही तो अपनी खासियत है आप लोगों की। चलो सबसे पहले टेस्टामेंट्री शब्द का अर्थ बताते हैं। टेस्टामेंट्री शब्द फटाफट से हाथ में कॉपी पेन अगर हो तो लिख लेना। टेस्टामेंट्री का अर्थ होता है वसीयतनामा, अ डॉक्यूमेंट विच विल टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि विल, वसीयत। वसीयतनामे को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे, जो वसीयत ना हो। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बोलते ही किसको, इंस्ट्रूमेंट वर्ड आया तो अंदर के सब वर्ड आ जाएंगे क्लियर। इंस्ट्रूमेंट बोलते ही किसको है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टीज के बीच में कोई राइट क्रिएट हो रहा हो, या असाइन हो रहा हो, या लिमिट हो रहा हो, या एक्सटिंग्विश हो रहा हो, या डिक्लेयर हो रहा हो, चाहे वो राइट फ्यूचर में डिक्लेयर हो रहा हो, असाइन हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, या अभी प्रेजेंट में क्रिएट, डिक्लेयर या असाइन हो रहा हो। किससे रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट अभी मिल रहा है या फ्यूचर में मिलेगा, अभी डिक्लेयर हो रहा है या फ्यूचर में डिक्लेयर होगा, अभी असाइन कर रहा हूं या फ्यूचर में असाइन करूंगा, अभी लिमिट कर रहा हूं या फ्यूचर में लिमिट करूंगा, अभी एक्सटिंग्विश कर रहा हूं या फ्यूचर में एक्सटिंग्विश करूंगा। क्या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू या उस राइट की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। टेस्टामेंट्री का अर्थ बताया वसीयत, तो नॉन टेस्टामेंट्री मतलब जो वसीयत नहीं है। तो टेस्टामेंट्री में लिखो अ डॉक्यूमेंट विच विल बिकम इफेक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। और बिटवीन लिविंग बींग्स के लिए लैटिन फ्रेज है इंटर विवोज, इंटर INTER इंटर, और अगला वर्ड है विवोस। विवो फोन आता है विवो का, VIVO, उसमें एक एस लगा दो प्लूरल बनाने के लिए, तो बन जाएगा इंटर विवोज। ये लैटिन फ्रेज है। इंटर विवोस का अर्थ होता है बिटवीन द लिविंग बींग्स। अब चीज को और सरल कर देते हैं आपके लिए, ठीक, अपने को रटना नहीं है ना बट आप तो ये याद कर लो बस, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए से ज्यादा का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। नॉन टेस्टामेंट्री बोलो फटाफट,
नॉन टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री का वैल्यू 100 रुपया, 100 रुपया ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। बकवास तरीका है। ठीक, लॉजिक पे बात करते, सिर्फ और सिर्फ आराम से धीरे धीरे में काम हो जाएगा। सुनो, अपना ही सही है। टेस्टामेंट्री मतलब जो किसी के मरने के बाद इफेक्टिव होगा, यानी कि विल, यानी कि वसीयत। ठीक, इंग्लिश में हमने लिख दिया दोज डॉक्यूमेंट्स विच टेक प्लेस विच बिकम इफेक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। इसका उल्टा क्या होगा? नॉन टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री मतलब those documents which take effect between the living beings, those documents which are purported, which are intended to be effective between the living beings, चाहे फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, लेकिन लिविंग बींग्स के बीच में हो। सुनते जाना। हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लिखी वसीयत कि मैं सौरभ बड़जात्य अपनी ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद अपने 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटे के नाम, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटी के नाम करके जाता हूँ। 5 में से 2 बेटे को, 3 बेटी को। ये वसीयत मैंने जीती जी लिख दी, एक रोल कर दी कागज में, लाल रंग का फीता बांध दिया, वकील को दे दिया साइन करके। ठीक, ये मेरे मरने के बाद खुलेगी। अब ये जो विल है, वसीयत है, ये टेस्टामेंट्री है या नॉन टेस्टामेंट्री है? तो टेस्टामेंट्री है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये ट्रांसफर होगा, जिस दिन ये ट्रांसफर होगा उस दिन तक मैं मर चुका हूंगा। पर सर, 2 जिंदा लोगों के बीच में तो है, आप जब साइन कर रहे हो तब आप जिंदा हो, और उसको जब मिलेगी तब वो जिंदा है, तो आप भी जिंदा, वो भी जिंदा नहीं। जिस समय देने की इच्छा है उस समय मैं जिंदा हूं, लेकिन जिस समय उसको ट्रांसफर करूंगा वो समय मैंने कब का रखा है? मेरे मरने के बाद का। तो जिस समय उसको मिलेगी उस समय मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लॉजिक समझ में आया? और मेरा इंटेंशन भी यही है कि मेरे मरने के बाद ही, इंटेंशन पे जाना, पूरा खेल इंटेंशन का। इंटेंशन क्या है? कि मेरे जीते जी ना मिले, मेरे मरने के बाद मिले। मतलब इंटेंशन में एक, उस समय तक मैं मर जाऊंगा मेरे इंटेंशन के हिसाब से, जब ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी तब तक मैं नहीं रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भगवान नहीं करें, तो एग्जाम्पल में बनाया है तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक, लेकिन तब वो रहेगा। अब ठीक है, वसीयत के बहुत सारे फिर किस्से बनते हैं, सर जिसके नाम पे वसीयत लिखी वो पहले मर जाए तो फलाना ढिमका। अभी हमारा वो विषय नहीं है यार, है ना, नहीं तो उलझ जाएगी फालतू के क्वेश्चंस में। तो वसीयत किसको बोलते हैं? जिसमें एक व्यक्ति का इंटेंशन ही ये हो कि ये डॉक्यूमेंट इफेक्टिव ही मेरे मरने के बाद बने, तब तक मैं मर चुका हूंगा। वो व्यक्ति जो वसीयत लिख रहा है वो मर चुका होगा। ठीक, ये यानी कि इसमें दोनों लिविंग बींग नहीं है जिस समय ट्रांसफर एक्चुअली हो रहा है ना। और इंटेंशन भी यही है कि एक लिविंग न रहे तभी ट्रांसफर हो, मरने के बाद। वसीयत को छोड़ दो, टेस्टामेंट्री को। अब इधर आओ, अब देखो, मैंने आपके नाम पे अपना मकान किया, मैंने 5 लाख लिए और अपना एक 1 BHK का छोटा सा फ्लैट किसी कॉलोनी का आपके नाम कर दिया। तो आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा। प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, हाँ 100 रुपए से ज्यादा है, 5 लाख है। तो क्या आपके नाम पे कोई राइट क्रिएट हो रहा है? हाँ, राइट क्रिएट हो रहा है। क्या उसका एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है मेरे और आपके बीच में? हाँ। आप भी लिविंग, मैं भी लिविंग, हाँ, दोनों की साइन हुई, हाँ। आप भी विवो, मैं भी विवो, इंटर विवोज, ये इंटर विवोज ट्रांसफर। अब देखो जरा आपने बी वाले पॉइंट में लगा के, अदर नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट, अदर इसलिए बोला ऊपर गिफ्ट को छोड़ के, गिफ्ट की बात कर दी तो बच गए जितने भी वो सारे अदर। तो गिफ्ट को छोड़ के, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है, और अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कंसिडरेशन वाले डॉक्यूमेंट की बात करें जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और मोर है। ठीक, तो गिफ्ट के अलावा बाकी जितने भी दूसरे ट्रांजेक्शन है, इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, जो नॉन टेस्टामेंट्री है, मतलब बिटवीन द लिविंग बींग्स हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई राइट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश हो रहा है। चाहे वो राइट अभी हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। जैसे एक उदाहरण फ्यूचर का बना देता हूँ। मैंने अपना मकान आपके नाम पे करा ये लिख के कि आज से 2 साल बाद ये मकान आपका। तो जिस समय ये ट्रांसफर कर रहा हूँ उस समय मैं भी जिंदा हूँ, जिस समय आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ आप भी जिंदा हो, हम दोनों लिविंग बीइंग है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शाना बनेगा और ये प्रश्न पूछेगा कि सर हो सकता है उन 2 साल में ट्रांसफर करने वाला मर जाए, तो फिर ये तो टेस्टामेंट्री हो जाएगा। नहीं, इंटेंशन पकड़ना है। जिस समय इंटेंशन है हमारा ट्रांसफर करने का, जिस समय साइन कर रहे हैं, उस समय हमने ये सोचा है क्या कि मैं इन 2 साल में मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद ये तुम्हें मिलेगा? क्या इसके इंटेंशन में कहीं वसीयत नजर आ रही है? नहीं। तो फिर ये ट्रांसफर इंटरविवोज ही माना जाएगा, फिर भले वो व्यक्ति मर भी जाए और 2 साल बाद जब एक्चुअल डेट आएगी, 2 साल बाद जब एक्चुअल डेट आएगी, तब तक अगर ट्रांसफरर जिसने साइन की थी वो मर भी गया हो तो उसका बेटा उसको ट्रांसफर देगा, तब भी ये इंटरविवोज ही माना जाएगा, वसीयत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लिखने वाले ने इसको वसीयत के रूप में नहीं लिखा था। लॉजिक पकड़ में आया? ये कुतर्क आप में से कोई कर सकता था, उसको पहली बत्ती दे दी।
हाँ या ना बोलो। जैसे सीधा सीधा हिसाब किताब लॉजिक बिल्डिंग का, जब अपन बोलते हैं ना ए ई आई ओ यू के आगे एन लगाते हैं सिंगुलर हो तो, और अगर सिंगुलर ना हो, सिंगुलर हो लेकिन अगर वॉवेल ना हो तो अपन अ लगा देते हैं, ठीक, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट आर्टिकल में। लेकिन यहाँ मोटा मोटा हिसाब किताब भी बोलने में आता है सिंगुलर वॉवेल होना या वॉवेल नहीं होना, लेकिन असल में तो उच्चारण पे जाते हैं अपन, वॉवेल पे नहीं जाते, वॉवेल के उच्चारण पे जाते हैं। ठीक, तो कई बार वॉवेल ना हो तो भी अपन एन लगाते हैं, जैसे आई विल बी बैक इन एन आवर, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आई एम एन एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, तो एम ए में तो एम है पर फिर भी एन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम शब्द पे नहीं जा रहे, इंटेंशन पे जा रहे हैं। इंटेंशन क्या है? स्वर, वॉवेल का उच्चारण, और वॉवेल का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर टेस्टामेंट्री है या नॉन टेस्टामेंट्री है, ये किस पे जाना? इंटेंशन पे जाना। वसीयत का इंटेंशन हो तो टेस्टामेंट्री, और इंटेंशन वसीयत का ना हो तो वो नॉन टेस्टामेंट्री है। फिर चाहे उस दौरान बीच में एक पार्टी मर भी जाए तो भी वो टेस्टामेंट्री नहीं कहलाएगा, वो नॉन टेस्टामेंट्री ही कहलाएगा। जड़ से उखाड़ के फेंक दिए डाउट्स। हाँ बोल दो बस एक बार। मैंने इस एक अभी तक पूरा टॉपिक करा चुका होता है जितनी देर में मैंने ये दो टॉपिक कल का और आज का लिया है, तो ये आई होप यू एक्नॉलेज दिस। चलो आगे आ रहा है, नॉन टेस्टा इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट, acknowledgement of receipt or payment of money on account of creation फलाना ढिमका लिमका of the value of 100 and above in the immovable property। इसको ऐसे पढ़ो कि पॉइंट नंबर बी में जो हुआ था, पॉइंट नंबर बी में जो हुआ था उस होने की जो रसीद या एक्नॉलेजमेंट देता है सामने वाला, वापस सुनना, इतना सा मैं बोलूंगा ना पॉइंट नंबर बी में जो हुआ था, तो सी के अंदर बी वाला जितना पोर्शन है वो अपने आप कवर हो जाएगा। देखो आप देख रहे हो सी में क्या लिखा है, क्रिएशन से लेके इमोबल प्रॉपर्टी तक सब कुछ सेम है। क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, फलाना ढिमका लिमका, 100 रुपया अबो इन इमोबल, ये सेम है ना। तो इसको उठाओ, इसको ऐसे बोलेंगे, ये सब जो कुछ पॉइंट नंबर बी में हुआ था, इसके होने का जो एक्नॉलेजमेंट का डॉक्यूमेंट बनता है, इसके होने के एक्नॉलेजमेंट का जो डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट को रिसीट भी बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट को रिसीट भी बोलते हैं, वो रिसीट या उस एक्नॉलेजमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। पॉइंट नंबर सी, वो डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करता है कि पॉइंट नंबर बी में जो होना चाहिए था वो हो गया, वो एक्नॉलेजमेंट का डॉक्यूमेंट भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। शार्प माइंड के बच्चों को एक बार में आ गया, बाकियों को मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ, मैंने 50 लाख रुपए में एक फ्लैट बेचा किसी प्रिया नागपाल को, 50 लाख। प्रिया नागपाल ने मेरे को कैश दिए 50 लाख, और उसने कहा कि सर लिख के दो कि आपको पैसे मिल गए हैं। कल को आप मुकर जाओगे कि मेरे को तो पैसे ही नहीं मिले, और कोर्ट में जाके आप अपनी बात से पलट जाओगे और बोलोगे कि सर मेरे को प्रिया से अपना मकान वापस दिलवाओ, इसने तो पैसे ही नहीं दिए, जबकि मैं पैसे दे चुकी हूँ। तो मैं कहाँ भटकूंगी दर बदर, मेरे तो पैसे खा भी जाओगे आप और बाद में मुकर जाओगे कि पैसे नहीं मिले, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कर रही हूँ मैं। चेक से देरी होती तो बैंक की एंट्री हो जाती, एनईएफटी करती तो समझ में आता, कुछ भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू, पर मैं तो आपको हवाला दे रही हूँ कैश। वैसे मेरा पैसा एक नंबर का है, इसलिए मेरे को कैश भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑन रिकॉर्ड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले सर आप तो मेरे को रिसीट दो, रसीद दो। अब रसीद मतलब ऐसे कोई रसीद बुक तो लेके बैठा नहीं, क्योंकि मेरे रोज तो प्रॉपर्टी बेचने का काम नहीं है, मैं तो अपना एक मकान खरीदा था वो बेच रहा हूँ, दूसरा कहीं और लूंगा। तो मैंने एक स्टैम्प पेपर पे, एक स्टैम्प पेपर पे और लिख दिया कि मैं सौरभ बड़जात्या इस बात की रिसीट देता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज वर्ड पकड़ना, रसीद एक प्रकार की, एक्नॉलेज करता हूँ कि वो जो हमारे बीच में राइट क्रिएट हुआ है, असाइन हुआ है, लिमिटेशन हुआ है, एक्सटिंग्विश हुआ है, फलाना ढिमका जो भी हुआ है, वो राइट जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, 50 लाख, उसका जो 50 लाख रुपया है वो मुझे मिल गया है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट सेल का, वो तो पॉइंट नंबर बी में आ रहा है, वो तो रजिस्टर कराना ही कराना है, ठीक। पर वो जो 50 लाख रुपए मुझे मिल गया है इस बात की रसीद दे रहा हूँ या एक्नॉलेजमेंट का डॉक्यूमेंट साइन करके दे रहा हूँ, सिंगल हैंडेड मेरे हाथ से सिर्फ, कि हाँ मुझ सौरभ बड़जात्या को वो 50 लाख रुपए मिल गए हैं, ये जो एक्नॉलेजमेंट का डॉक्यूमेंट है इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, एज इजी एज दैट। अब बोलो आया कि नहीं आया? ये गड़बड़ कर सकता था ये पॉइंट, लेकिन अब नहीं करेगा, 3 काल में नहीं कर सकता अब गड़बड़। हाँ कह दो बस। चलो आगे बढ़ रहे।
लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज में भी राइट क्रिएट हो रहा है किसी के नाम पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम किराए पे देते हैं उसको लीज बोलते हैं, रेंट बोलो लीज बोलो एक ही बात है। तो लीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है जब ईयर टू ईयर हो, या एक साल से ज्यादा की हो, या जिसमें आप रेंट ईयरली लेते हो। इन तीनों ही केस में वो साल या साल से ज्यादा की हो जाएगी। तीन तरीके हो सकते हैं। आपने लीज में लिख रखा है कि ये हमारी लीज एक साल की है और ये एक साल बाद जब हम रिन्यू करेंगे तो फिर अगले एक साल के लिए करेंगे, इसको बोलते हैं ईयर टू ईयर लीज, जो आप पहले से ही डॉक्यूमेंट में लिख देते हो। तो मेरे यहाँ पे किराए से रहने आई मान लो अंजलि ठाकुर, उसने कहा कि सर मैं लीज पे लेना चाहती हूँ आपका ये मकान। मैं कहा ठीक है, हमने अग्रीमेंट बनाया, मैंने लैंडलॉर्ड सौरभ बड़जात्या, टेनेंट या लेसर लेसी बोल सकते हैं या लैंडलॉर्ड टेनेंट भी बोल सकते हैं, लेसर लेसी बोलते हैं, मैं लेसर अंजलि लेसी। तो दिस अग्रीमेंट इज फॉर 1 year and which shall be renewable after the completion of 1 year subject to certain conditions जो हमने अग्रीमेंट में लिख दिए नीचे। आपको ढंग से रहना पड़ेगा, नाइट आउट अलाउड नहीं है, फ्रेंड्स ज्यादा आएंगे नहीं, लड़का कोई नहीं आएगा, बियर नहीं चाहिए, आपत्तिजनक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, फलाना ढिमका, और इतना रुपया महीना किराया, विच विल ऑटोमेटिकली भी मोर देन 100 रुपीज। 100 रुपए से कम का तो किराया होगा नहीं, ईयरली रेंट की भी जोड़ लो तो, है ना, एटलीस्ट 4-5-6 हज़ार रुपये महीना होगा। टेनेंट की साइन, लैंडलॉर्ड की साइन, लेसर लेसी की साइन। तो ये कौन सी लीज हो गई, ईयर टू ईयर। अभी अंजलि आई और बोले सर मैं 3 साल का सीएस करने आई हूँ, मैं तो पूरे 3 साल का ले रहा हूँ, मैं तो वन शॉट में 3 साल का अग्रीमेंट एक साथ करो, तो ठीक है ये भी चलेगा। तो मैंने सीधे डायरेक्टली 3 साल का अग्रीमेंट कर लिया, तो ये सेकंड नंबर का पॉइंट हो जाएगा, लीज फॉर मोर देन 1 year, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 5 साल। और तीसरा, वो लीज जहां पर आपने टाइम पीरियड तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन रेंट आपने ईयरली रिजर्व करा है, डॉक्यूमेंट विच रिजर्व्स एन ईयरली रेंट। मतलब रेंट एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि मैं सौरभ बड़जात्या अंजलि ठाकुर को अपना मकान किराए पे दे रहा हूँ, ये पढ़ने आई है इंदौर इसलिए, और इनसे मैं किराया सालाना लूंगा। तो ठीक है, ये कितने साल के लिए है ये नहीं लिखा, लेकिन रिजर्व किया मैंने अपना रेंट, क्या किस बेसिस पे लिया है, ईयरली बेसिस पे रिजर्व किया है। इसका मतलब ये एक साल से ज्यादा की या एक साल की ही है। तो एक साल पूरा 12 महीने, एक साल या एक साल से ज्यादा के जितने भी लीज अग्रीमेंट होते हैं, एक साल या एक साल से ज्यादा के जितने भी लीज अग्रीमेंट होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसीलिए जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से बचना हो, सुन लो, अभी अभी चैट बॉक्स खोलूंगा मैं, जिनको मकान मालिक किराएदार को रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी 1,500 रुपए रजिस्ट्री के नहीं लगाने हो, वो क्या करेंगे, 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बनाएंगे। अभी आया लॉजिक पकड़ में? 11 का क्यों? क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता और उसके बाद भी वो वैलिड होता है। क्योंकि अगर आपने 12 महीने या उससे ज्यादा का बनाया और रजिस्ट्री नहीं कराया तो फिर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं होगा, कल को कोई विवाद हो गया तो, झगड़ा हो गया तो। इसलिए 11 महीने का बनाओ ताकि ऑप्शनल में रहोगे, ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल में, और चूंकि ऑप्शनल में हो तो नहीं भी कराया तो भी वो कोर्ट में वैलिड एविडेंस के तौर पे पेश हो जाएगा। सर अब 12 महीने से कम 11 महीने थोड़ी होते, 11 महीने 29 दिन भी तो होते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। अब वो बीच का ऐसा हिसाब किताब नहीं लेंगे 11 महीने और इतने डेज, सीधे उसको फिर मंथली बना लेंगे, कितने मंथ का, मंथ से बड़ा ईयर। अब बीच में डे को काय को लाओ लफड़े में, है ना, डे से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर। तो ईयर से कम आ रहे हैं तो सबसे पहले मंथ पे आएंगे, तो ईयर यानी 12 महीने, तो उससे कम पे रहना है तो फिर सीधे सीधे एक मंथ ही कम करेंगे ना। ठीक, तो अब ये कुतर्क कोई करे कि सर अगर एक साल के लिए कंपलसरी है तो एक साल से कम तो 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने गाल पे मेरी 3 उंगलियां छपी हुई फील करना चाहिए। बाकी तो आप समझदार हो, बोलो भाई बात पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एकदम आसान है ना चीज इजी। अब मैक्सिमम कितने टेन्योर की करा सकते हैं लीज एग्रीमेंट, ऐसे कुछ भी नहीं, 99 ईयर्स तक की लीज होती है, मतलब ऐसा कोई मैक्सिमम टेन्योर नहीं है। आपको जितने समय की लीज पे देना हो, 100 साल की, 200 साल की लीज पे दे दो, लॉ में इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 99 ईयर्स की लीज के डॉक्यूमेंट्स तो मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, इनफैक्ट है। ठीक है, चलो डी पॉइंट हो गया। अब ई पॉइंट पढ़े कि ओ पॉइंट पढ़े ये बताओ। तो का ई पॉइंट पढ़ने की इच्छा है कि ओ पॉइंट पढ़ने की इच्छा है? तो ई पढ़ना चाहे, ई पढ़ा देते हैं तुमका। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, अरे दादा, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। चल भाई, कोर्ट मतलब न्यायालय, न्यायालय में कौन बैठता है, जज। तो जज क्या देता है, जज देता है अपनी बेटी का हाथ
किसी लड़के के हाथ में, तो जज की बेटी को क्या बोलेंगे? जज की बेटी को बोलेंगे जज की डिक्री। क्या बोलेंगे? जज की डिक्री। तो जज अपनी डिक्री जब असाइन करता है किसी को, असाइनिंग यानी डिक्री किसी व्यक्ति को, तो उसका जो डॉक्यूमेंट बनाता है जज दामाद के साथ या जमाई के साथ, वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन दहेज की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। लो भाई, कितने लोग कंबल ढूंढने चले गए हैं रोज की तरह? जवाब दो फटाफट। भयंकर गुस्से में लाल तो नहीं हो गया कोई? भाई मौसम गर्मी का है, थोड़ा सा कम गर्मी दिखाना। ठीक, बहुत दिन हो गए। याद आई धमाल में वो अ, असरानी, मारो मारो डीकरो, मारो डीकरो, डीकरी डीकरी, डीकरिया बोलता है या डिकरी बोलता है, मतलब डीकरो या डिकरी? लड़का रहता है लड़की रहती है उसकी कार? डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। न्यूट्रल कॉमन, डीकरा डिकरी के बीच का डीकरो, मारो डीकरो। चलो भाई, बहुत आसान है ये, इसको सीरियसली पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी, अब यहाँ ध्यान से सुनना, होगी मजाक। मेरे और रामलाल के बीच में विवाद है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, कि ये प्रॉपर्टी रामलाल की है कि मेरी। दो लोगों ने क्लेम ठोक दिया। रामलाल का कहना है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, हमारी पुश्तैनी हवेली है। मेरा कहना है कि ये हवेली तो मेरे भाई ने खरीदी थी और मेरे भाई चल बसे हैं, तो उनका एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, इसलिए ये हवेली मेरी है। मेरे पास भी कुछ कागज हैं, उसके पास भी कुछ कागज हैं। अब ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया है, विवाद हो गया। कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारे विवाद जाते हैं कोर्ट में। ये विवाद गया, डिस्प्यूट गई कोर्ट के कोर्ट के डिसीजन को डिक्री या ऑर्डर बोलते हैं। कोर्ट के डिसीजन को डिक्री या ऑर्डर बोलते हैं। अब डिक्री और ऑर्डर में क्या अंतर है, अपन जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तब पढ़ा दूंगा, अभी मत दिमाग लगाना प्लीज। डिक्री नॉन अपीलेबल अपीलेबल होती है, ऑर्डर नॉन अपीलेबल होता है, इतना ही काफी है अभी आपको समझने के लिए। ऑर्डर नॉन अपीलेबल होता है जनरली, डिक्री अपीलेबल होती है, अपील कर सकते हैं, बस इतना। बाकी दोनों होते कोर्ट के डिसीजन है। तो कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में आया, तो इस डिसीजन के कारण ये प्रॉपर्टी किसके फेवर में ट्रांसफर हुई? मेरे फेवर में। अथवा ये डिसीजन किसके फेवर में आया? मेरे फेवर में आया। ठीक, अब मेरे फेवर में आया तो ये कोर्ट का जो डिसीजन है, क्या यही मेरे ओनरशिप का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा? क्या ये कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में कोई राइट क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है या असाइन कर रहा है? कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे नाम पे राइट। कोर्ट के आदेश के कारण ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्रिएट हो रही है। ठीक, तो कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर मेरे फेवर में है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर। और अब ये डिसीजन मेरे फेवर में आने के बाद मैंने प्रियांशी मिश्रा नाम की लड़की को ये मकान जो है 3 करोड़ में बेच दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको, ये जो कोर्ट की डिक्री है, ये जो कोर्ट की डिक्री है, ये डिक्री ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये कोर्ट की जो डिक्री है, अ ट्रांसफर ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ऑफ एनी अवार्ड, अवार्ड यानी भी डिसीजन, आपको पता है आर्बिट्रेशन में अपने पढ़ा था। तो अ ट्रांसफर ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। अच्छा, प्रियांशी भी जिंदा, मैं भी जिंदा, तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। और मैं लिख रहा हूँ कि मैं ये कोर्ट का डिसीजन जो मेरे फेवर में आया है वो प्रियांशी के नाम पे कर रहा हूँ। तो ये तो कोर्ट का डिसीजन, ये तो अलग रखो, ये मैं प्रियांशी के नाम पे कर रहा हूँ और उसके लिए ये एक अग्रीमेंट बना रहा हूँ। तो ये जो अग्रीमेंट आज बना रहा हूँ प्रियांशी के साथ, कि मैं तुझे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और उस प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर क्या कर रहा हूँ, कोर्ट की डिक्री स्पेशली अलग से। तो ये जो डिक्री कोर्ट की या ऑर्डर कोर्ट का या अवार्ड जो है कोर्ट का, जिस ऑर्डर या डिक्री या अवार्ड से मेरे फेवर में कोई राइट क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश हो रहा है, चाहे अभी या फ्यूचर में, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसकी वैल्यू 100 रुपये उससे ज्यादा है, ऐसे किसी कोर्ट के ऑर्डर को जब आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हो, उसका जो नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो दो लिविंग बींग्स के बीच में बनता है, वो भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बेसिकली ये पॉइंट बी ही है, पॉइंट बी ही है, ये भी पॉइंट बी ही है। अंतर इतना है कि वहां पर पहले से आपके पास ओनरशिप का राइट नहीं है, कोर्ट में जाके आप केस जीत के आए हो और वहां से आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आई है, और वो कोर्ट का ऑर्डर जब आप किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हो तो बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। लेकिन सीधे सीधे ना ट्रांसफर करते हुए विवाद हुआ था, और विवाद को जीत के जब आप आए थे, उस डिस्प्यूट को जीत के आए थे, और उस जीत का जो कागज है, उस जीत के कागज के आधार पे आप ओनर बने हो, प्रूव हुआ है कि आप ओनर हो इस प्रॉपर्टी के, और फिर अगर बेचते हो तो पॉइंट ई एप्लीकेबल हो जाएगा। और नॉर्मली व्यवस्थित चला आ रहा है, आपके पिताजी से आपको मिली, आपसे आपके बेटे को मिली, फिर आपका बेटा किसी को बेचना चाहेगा तो वो पॉइंट बी में चला जाएगा, बस इतना अंतर है। हो वो ही रहा है
कि जब मैं किसी और को ट्रांसफर करूंगा वो कोर्ट का ऑर्डर, तो अपना कोई ना कोई राइट उस सामने वाले को दे रहा हूं। समझ में आया क्या चीज है ये? बोलो। अगला पॉइंट एफ, part performance of a contract. A document evidencing a part performance of contract if the possession is transferred to transferee and executed on or after 24/9/2001. एक छोटा सा एडिशन करा था इन्होंने 24 सितंबर 2001 के समय, मतलब लॉ ने कहा था कि 24 सितंबर 2001 के बाद से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका जब उनका पार्ट परफॉर्मेंस जब हो जाता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, ये ध्यान रखना। A document evidencing a part performance of contract if the possession is transferred to transferee and executed on or after, मतलब 24/9/2001 के दिन साइन हुआ हो या उसके बाद साइन हुआ हो दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट, जिसके तहत बायर को यानी ट्रांसफरी को, जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको पोजेशन ट्रांसफर हो गया हो, भले ही उसका पेमेंट नहीं भी आया हो, उसका पेमेंट नहीं भी आया हो या पार्ट में पेमेंट आया हो, पूरा नहीं आया हो, तो भी उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक दे देता हूँ मैं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा गारंटी। लॉजिक ये है कि बिल्डर लोग बदमाशी करते थे, बोलते थे सर अभी रजिस्ट्री कराने की क्या जरूरत है, आपने अभी 1 करोड़ का मकान है, आपने 80 लाख दिए, 20 लाख बाकी हैं, तो आपका पार्ट बाकी है, पार्ट परफॉर्मेंस तो किया है आपने, आपके पार्ट का जो परफॉर्मेंस है उसका कुछ पार्ट तो पूरा किया है, कुछ पार्ट बाकी है। 80% पार्ट तो आपने परफॉर्म किया है, 80% 20% पार्ट बाकी है, तो आप 20 लाख और दे दो, फिर ही रजिस्ट्री करा लेंगे अपन। 20 लाख और जब आ जाएंगे फिर रजिस्ट्री करा लेंगे। तो और वो 20 लाख दे पाए नहीं दे पाए, इतने में ये व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करवाता था, तो अनरजिस्टर्ड रहने के कारण फिर किसी और को भी बेच देता था, क्योंकि इसी का नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी भी ओनर है। वापिस बोलूं, सुनना ध्यान से, अपना लॉजिक क्या था कि जिसका नाम रजिस्ट्रार के पास है वो ओनर है, और आप कभी भी खरीदोगे तो कहाँ से चेक कराओगे कि बेचने वाला ओनर है कि नहीं है? रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो सुनो, मैं बिल्डर, बढ़ जाते हैं बिल्डर्स लिमिटेड, अपनी सबसे फेमस कंपनी, मेरे से एक फ्लैट एक बिल्डिंग बनाई मैंने, उसमें फ्लैट नंबर 512 ये मुझसे खरीदा, मान लो पूर्वी तिवारी ने, तो पूर्वी तिवारी ने मुझसे खरीदा फ्लैट नंबर 512, ठीक, कितने में? 1 करोड़ में। 80 लाख दे दिए, 20 लाख बाकी है। मैंने कहा मैडम 20 लाख बाकी हैं, तो जब पूरे दे दोगे तो आपके नाम पे रजिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है। अब हुआ ये कि रजिस्ट्री तो हुई नहीं, तो मेरा नाम आज भी रजिस्ट्रार में के पास लिखा है कि इस फ्लैट का मालिक मिस्टर सौरभ बढ़ जाते हैं। फिर यही फ्लैट मैंने बेच दिया और पोजीशन दे चुका हूँ पूर्वी तिवारी को, चाबी वगैरह, और यही फ्लैट मैंने बाद में जो है अक्षिता सिंह को बेच दिया 1 करोड़ में, और उसने खरीद भी लिया, और उसके साथ जो मैंने ट्रांजेक्शन किया उसको झट से रजिस्टर भी करा लिया। तो पूर्वी तिवारी को नुकसान हुआ कि नहीं? उसका पैसा डूब भी सकता है, फिर वो केस करेगी, प्रूफ देगी, बात अलग है, उस उतने समय के लिए तो परेशान होगी ना 80 लाख के लिए। तो ये सब ना हो इसलिए लॉ कह रहा है कि 24/9/2001 के बाद से जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन है, जिसमें अगर पार्ट भी परफॉर्म हो गया हो, बायर को पोजीशन मिल गया हो और कुछ पैसा दे चुका हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, हाथों हाथ जाके रजिस्ट्रेशन करो, तो बाद में लफड़े पड़ते हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं। लास्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर अडॉप्टिंग अ सन। अगर आप कोई लड़का अडॉप्ट करते हो, बेटा, बेटी नहीं, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट, अब सन इंक्लूड्स डॉटर है ना ऑटोमेटिकली। सन क्यों लिखा है यहाँ पे, डॉटर क्यों नहीं लिखा है? सन स्लैश डॉटर क्यों नहीं लिखा? इसके लॉजिक्स हैं, वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा लॉजिक, इसके लिए जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए आपको, एलएलबी का नॉलेज होना चाहिए, हिंदू लॉ पढ़ा होना चाहिए आपने। हिंदू लॉ में लिखा है कि पुराने हिंदू लॉ में कि भाई ओनली अ सन कुड बी एन हेयर और सक्सेसर। अभी तो चेंजेस हो गए हिंदू लॉ में, डॉटर कैन बी एन हेयर, डॉटर कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, डॉटर कैन बी कर्ता, कोपार्सनर, दया भगा मिताक्षरा सब खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। इन एनी काइंड ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली अ फीमेल मेंबर कैन बी कर्ता और कोपार्सनर, ठीक, रिमेंबर दिस। नेवरदलेस पहले के समय में तो यही था ना कि अगर किसी का बेटा नहीं है तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, तो बेटा ही अडॉप्ट करते थे। अगर बेटा नहीं हो रहा है, 5-6 बेटियां हो गई, बेटा हो ही नहीं रहा है, तो फिर सन अडॉप्ट करते थे। तो जब सन अडॉप्ट करते थे तो उसका लीगल प्रोसेस ये था कि रिटर्न डॉक्यूमेंट बनता है, और वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था।
अंतर इतना है कि ये 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी नहीं है, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मुझे याद है सेक्शन, इसलिए बता रहा हूँ कि बुक में मिसप्रिंट हो गई। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है ये, मतलब सबसेक्शन 1 में कंपलसरी है, 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए बी सी डी ई जी सारे कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। 17 सबसेक्शन 2 नॉट कंपलसरी या एग्जेम्प्टेड है, और सबसेक्शन 3 में वापस से एक डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी, वो है ये इंस्ट्रूमेंट फॉर अडॉप्टिंग अ सन।